हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आप सबके लिए। तो उनमें से सबसे प्रमुख ये है कि 3000 लोगों की लाशें सड़कों पर बिछा दी गई थी। क्या मामला है? वहां भारत भी प्रभावित हुआ है, भारतीय भी प्रभावित हुए हैं। सब जानेंगे एक एक करके, और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किस देश के शहर गोमा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और इस संघर्ष में 3000 लोग मारे गए और उनमें से ज़्यादातर आम लोग थे? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डीआरसी। डीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, ये है फुल फॉर्म। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप CNN वर्ल्ड में। 3000 लोग मार दिए गए वहाँ पर। ये पिछले 1-1.5 हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। एक और खबर देखिए इंडियन एक्सप्रेस में। वहाँ जेल में जो महिला कैदी थी, तो जेल तोड़कर उन महिलाओं के साथ रेप किया गया और जला दिया गया जिंदा। और इस तरह की बहुत सारी खबरें आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि मतलब ऐसी परिस्थिति बढ़ती जा रही है जो दुनिया में ऐसी कहीं नहीं थी, कभी नहीं थी। बहुत बुरे हालात हैं। तो देखिए, डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज संसाधन में से एक देश है। ठीक है, और इन्हीं संसाधनों की वजह से यहाँ पर बम्पर हिंसा चल रही है, मानवाधिकार हनन, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। लंबे समय से यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है इसी वजहों से। और वहाँ का जो सबसे पावरफुल विद्रोही समूह है उसका नाम क्या है? M23। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? M23। ये सवाल हो सकता है कि M23 जो है ना वो कहाँ का विद्रोही समूह है। तो डीआरसी का है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का है। ठीक है, अब एक बार पहले मैप के जरिए हम समझते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे वहाँ समृद्धि के बारे में, स्थिति क्या है, खनिज क्या है और वर्तमान हालात क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। और अब चलते हैं कहाँ पर? अफ्रीका में। ये डीआरसी कहाँ है? अफ्रीका में है। और ये विशालकाय अफ्रीका है और ये बीचों बीच में वहाँ डीआरसी है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। हिंदी में कहेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसकी राजधानी है किनशासा। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, पिछली बार बनी है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। वहाँ की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है वो। ठीक है, राष्ट्रपति है वहाँ के फेलिक्स त्शेसिकेदी। वही पावरफुल होते हैं राष्ट्रपति वहाँ पर। मुद्दा यहाँ पर चलती है कांगोलेस फ्रैंक। आबादी करीब 65 लाख के आसपास है मात्र। भाषा यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ है अभी वर्तमान में वो देखते हैं कि क्या स्थिति हुई है। अभी 26 जनवरी की बात है, घटना 26 जनवरी की, लेकिन अब छन छन कर बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 2025 को M23 और उसके सहयोगी रवांडा की सेना जो है ना, वो रवांडा यहीं पर है, छोटा सा देश है। ये देख रहे हैं डीआरसी देख रहे हैं, यहाँ रवांडा है, ये इधर बुरुंडी है। ठीक है, इधर तंजानिया है, ये सारे देश आप देख रहे हैं। ओके, तो रवांडा जो है ना उसकी सेना और उसके समर्थन से M23 इसमें यहाँ घुस गई इस जगह पर। रवांडा से सटा हुआ एक शहर है और वहाँ पर गोमा कहेंगे उसको। और तो वहाँ करीब 20 लाख की आबादी होती है। एक बार चलते हैं और नज़दीक से देखते हैं इस चीज़ को। ये देखिए, यहीं पर एक लेक है, उसका नाम है किवू। पूछा जा सकता है कि किवू लेक जो है वो कहाँ पर है? तो उसका कुछ हिस्सा रवांडा में है, कुछ हिस्सा डीआरसी में, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। ठीक है, तो यहीं पर एक शहर है गोमा और ये भी काफ़ी समृद्ध है खनिज संसाधन से। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि हैं बिंटू कीता। तो उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि M23 के लड़ाके जो है ना स्थानीय लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते चले गए और नतीजा हुआ कि सेना जो है ना उतना काम नहीं कर पाई। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र का शांति सैनिक भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद डीआरसी के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है इस जगह पर। और नज़दीक चलते हैं शहर को और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। यहाँ कई लोकेशन पर, यहाँ एक एयर पट्टी भी है इस जगह पर, एयरपोर्ट भी इस जगह पर, एयर पट्टी भी है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो सेना है रवांडा से घुसती चली गई अंदर और फिर पीछे हटना, और नतीजा ये हुआ कि पूरे शहर पर किसका कब्जा हो गया? पूरे शहर पर M23 का कब्जा हो गया। पूरे शहर में लाशें भर गई थी और लाशों की ऐसी बदबू उठ रही है वहाँ पर। अभी तक उन लाशों को
जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो फ़ोटोज़ जो हैं वो मीडिया में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो हम दिखा भी नहीं सकते हैं कि ऐसी ये स्थिति। और ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस तरफ अब कि वो प्रांत की ओर बढ़ रहे हैं। 3000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं इस दौरान। ठीक है, एक मैं न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। ये न्यूज़ है द हिंदू में। ठीक है, द हिंदू में यहाँ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख जो है ना, वोल्कर तुर्क नाम है उनका, उन्होंने ये कहा है कि 26 जनवरी से 6 फरवरी तक लगभग 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। थोड़ा नज़दीक देते हैं। एक तो बात उन्होंने ये कही है कि नेवर बीन हायर, मतलब बिल्कुल हालात वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब वहाँ हैं। थोड़ा और चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। मिस्टर तुर्क कह रहे हैं कि नियरली 3000 पीपल हैज़ बीन कन्फर्म किल्ड और 2880 जो है ना वो इंजर्ड हुए हैं जब से उनने 26 जनवरी को जो हमला किया था उसके बाद। और उनका कहना है कि ये आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर, मतलब गैंग रेप, सेक्सुअल स्लेवरी, ये सब कुछ वहाँ, मतलब जो भी कुछ गलत हो सकता है वो सारे कुछ वहाँ पर हुए हैं। यहाँ तक ये हुआ है कि शांति सैनिक जो है ना वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं बुरे तरीके से। तो यहाँ पर गोमा जो है ना, गोमा में अगर हम और नज़दीक देखते हैं तो इस जगह पर एक तो हवाई पट्टी के पास है जो शांति सैनिक है संयुक्त राष्ट्र के, कुछ इस तरफ है और कुछ दूसरी तरफ भी, वो सब फंसे हुए हैं। और एयर स्पेस M23 ने बंद कर दिया, ये हालात हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, इतना बड़ा तोप ऑर्गेनाइजेशन, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब वो कह रहा है कि हम बात करते हैं, ऐसा करते हैं, अपने शांति सैनिकों को हम बाहर निकालते हैं। अब सवाल होगा कि यहाँ पर कितने भारतीय हैं और भारतीय शांति सैनिक कितने काम कर रहे हैं। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जब पत्रकारों ने पूछा वहाँ की स्थिति के बारे में तो उन्होंने कहा कि पूर्वी DRC में वहाँ पर शांति सैनिक जो हैं करीब 1200 के आसपास वहाँ सेवा कर रहे हैं। और उस जो शांति सैनिक है ना, तो वो जो मिशन है, शांति सैनिकों का मिशन है, उसको वहाँ पर नाम है मुनुस्को, कंगो गणतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन। वो शांति मिशन चल रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मानवीय सहायता दी जाए। और यहाँ तक कि जो भारतीय हैं वहाँ पर, उन सबको कहा गया कि आप सुरक्षित स्थान पर जाइए। और बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है वहाँ पर, जो आम लोग हैं, करीब 1000 से ज़्यादा आम लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति हुई है, बहुत बुरी दशा है। अब सवाल होगा कि M23 क्या है, उसके विद्रोह के इतिहास के बारे में जानिए। UPSC हो, PCS हो या दूसरे एग्जामिनेशन हो, उन सब में आपको पूछा जाएगा। और जो मैप के ज़रिए मैंने बताया है ना, ये अफ्रीका से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं हर बार। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि पिछले दिनों किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं UPSC में, PCS में और दूसरे एग्जामिनेशंस में, रेलवे SSC में भी। M23 जो विद्रोही जो है ना, वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC का पूर्वी हिस्से में एक सशस्त्र समूह है जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। हुआ ये था, एक बार और इसके लिए मैप के ज़रिए समझना पड़ेगा। रवांडा में 1994 में नरसंहार हुआ था, वहाँ पर जातीय नरसंहार कहिए। और उस दौरान क्या हुआ, लाखों शरणार्थी वो रवांडा से निकलकर और DRC के पूर्वी हिस्से में यानी इस तरफ जो है ना वो पहुँच गए थे, जिनमें रवांडा समर्थित विद्रोही भी शामिल थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1994 में रवांडा में नरसंहार जो हुआ था उसमें 8 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर तुत्सी जातीय थे, तुत्सी जाति के। और वो वहाँ तुत्सी और हुतू उनके बीच में संघर्ष हुआ था और ज़्यादातर ये जो मारे गए थे लोग वो हुतू मलेशिया के द्वारा मारे गए थे वहाँ पर। ठीक है, तो रवांडा में बाद में फिर शांति हुई और अभी क्या है, वहाँ तुत्सी जो समुदाय है उसी के इस जगह पर फैले हुए लोग भी हैं और M23 जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब हुआ ये कि यहाँ पर बहुत सारे असंतुष्ट थे, अब उन सबको रवांडा ने एक तरह से सपोर्ट किया
और यहाँ तक भी बात आई थी, 2009 की बात है, कि कांगो की सरकार ने, यानी डीआरसी की सरकार ने ये बातचीत की विद्रोहियों से। CNDP एक नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल नाम का एक शांति समझौता हुआ था। और उसके बाद हुआ था कि तुत्सी समुदाय से जुड़े हुए जो भी विद्रोही हैं उन सबको क्या किया जाए, सेना में भर्ती कर लिया जाए। तो वो सब सेना में आ गए और फिर ये तय हुआ था कि सेना में अच्छे पद मिलेंगे, वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। और उद्देश्य यही था इस समझौते का कि डीआरसी में, इस पूरे इलाके में, इस देश में शांति हो सके। लड़के जो हैं वो सेना में शामिल हो गए, लेकिन उनको बताया जाता है कि उच्च पद नहीं मिला था, टॉप पोजीशन नहीं मिल पाया था। और उन सब ने ये आरोप लगाया कि सैनिकों को कमज़ोर किया जा रहा और एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर 2012 की बात है, जब सेना में ही विद्रोह हो गया था, डीआरसी की सेना में। और जो लोग भी जो सेना में गए थे उन सब ने एक अलग विद्रोही गुट बना लिया और उसको नाम दिया मार्च 23 मूवमेंट, इसलिए इसका नाम है M23। ठीक है। और ये 2009 में ये जो है वो कहा कि जो शांति समझौता हुआ था उसको वो धोखा था और हम अलग अलग मतलब पूरा देश बनाना चाह रहे हैं। और इसको समर्थन किसने किया? समर्थन किया है रवांडा ने। अब आप कहेंगे कि रवांडा का क्या मतलब है यहाँ पर? तो इन तमाम चीज़ों से रवांडा बहुत मालामाल हो रहा है और इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति भी है, कोई देश भी है जो इसको, रवांडा को इतने काबिल बना रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस के शांति सैनिकों से भी भिड़ जाए और यहाँ पूरा अस्थिर कर दे। अब यहाँ विद्रोह के जड़ में क्या है? यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार है डीआरसी में, और ये इसी इलाके में, यहाँ के इलाके में ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं। दुनिया के सबसे मूल्यवान खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं और ये जो खनिज हैं वो वैश्विक यानी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही खनिज M23 जैसे जो तमाम बहुत सारे विद्रोही गुट और भी हैं उनके आय का स्रोत है। और अभी हाल में ये देखा गया है, खबरें आई हैं कि रवांडा ने ऐसे बहुत सारे मेटल्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट किया है और वहाँ बहुत कमा रहे हैं वो, और ये पैसा M23 के पास भी जा रहा है। अगर हम बात करेंगे क्या क्या है डीआरसी के पास पूर्वी इलाके में, तो देखिए इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। कोबाल्ट है। डीआरसी जो है ना दुनिया का वहाँ पर सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक है। और डीआरसी वैश्विक उत्पादन का लगभग 70%, और इसका उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है, उसकी बैटरियों में होता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इन सब की बैटरियों में, विमान बनाने में, सैन्य उपकरण बनाने में होता है। और क्या है? तांबा है यहाँ पर। दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश में से एक है ये। बड़े उपयोग बिजली के तार, केबल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सब में होता है। कोल्टन है यहाँ पर। दुनिया का लगभग 60% कोल्टन भंडार यहीं पर है और इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं, एरोस्पेस में होता है, मेडिकल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। टंगस्टन की बड़ी मात्रा में है यहाँ पर टंगस्टन, और उसका औद्योगिक जो मशीनरी है, रोशनी के बल्ब है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, हथियार निर्माण है, इन सब में होता है। टिन का उपयोग तो आप जानते हैं, वहाँ भी टिन बहुत बड़ी मात्रा में है। वो पैकेजिंग में, इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड में और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। यहाँ हीरा भी बड़े पैमाने पर है। औद्योगिक हीरो का एक बड़ा उत्पादक देश है। आभूषण में, ड्रिलिंग में, औद्योगिक कटिंग में, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और सोना भी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये बदहाल है, बर्बाद हो गया। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो शायद ये आबाद ये देश रहता। ठीक है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। और इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान ये हुआ है कि रवांडा और कांगो के बीच में, यानी डीआरसी और रवांडा के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता चला जा रहा है अभी। और यहाँ पर क्षेत्रीय युद्ध की भी स्थिति धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि मामला ये है कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जो इधर दक्षिण की ओर है वो, इसके अलावा बुरुंडी, और ये जो तनाव है ना यहाँ पर, वो कई देशों के बीच में भी बनता जा रहा है। खासतौर डीआरसी और रवांडा के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा गहरा गया है और साथ में क्षेत्रीय युद्ध की भी आशंका बढ़ गई है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका, इधर बुरुंडी और मालावी,
वो जो देश है ना, वो सब मालावी इधर है, वो सब डीआरसी को सैन्य समर्थन दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और इधर रवांडा जो है वो डटा पड़ा है कि हम तो समर्थन देंगे ही M23 को। हालांकि सीधे तौर पर कभी रवांडा ने नहीं कहा है कि हम समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो अफ्रीका जो है ना पिछले कई वक्तों से जो है वो अस्थिर बना हुआ है। पिछले साल की बात है, मई में डीआरसी में तख्ता पलट की भी कोशिश की गई थी, यहाँ तक की स्थिति हो गई थी। अगर हम देखें कि पिछले कुछ वर्षों में जो अफ्रीका की जो बुरी दशा हुई है कौन कौन से, आप देखिए जो कलरफुल होते जा रहे हैं ना, इन सब में सैन्य शासन हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है। जैसे गैबॉन, यहाँ पर ये गैबॉन है, ये वाला जो देश है ये, यहाँ अगस्त 2023 में तख्ता पलट हुआ था, सैन्य तख्ता पलट, सेना की सरकार है यहाँ पर। इसका नाइजर, ये वाला रेड वाला जो देख रहे हैं, यहाँ पर जुलाई 2023 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। फिर बुर्किना फासो, यहाँ वाला, ये जो वाला जो देश देख रहे हैं, यहाँ पर जनवरी 2022 में, यानी उससे पहले ये तख्ता पलट हो चुका है। गिनी यहाँ पर है ये देश, यहाँ पर गिनी में सितंबर 2021 में तख्ता पलट हुआ था। माली इस जगह पर, यहाँ पर अगस्त 2020 में तख्ता पलट हुआ। फिर चाड है यहाँ, ये 2021 अप्रैल में तख्ता पलट हुआ था। और ये सूडान देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल 2019 में तख्ता पलट हुआ था। तो बहुत ही अस्थिरता से गुजर रहा है। और अब डीआरसी देख रहे हैं, रवांडा देख रहे हैं, और भी कई देश जो है ना उसमें इस संघर्ष में जो है जूझते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरफ जो देश देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस इलाके में तो फ्रेंच सरकार का बहुत ज़्यादा प्रभाव था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और यहाँ तक कि जो यूरेनियम बहुत हैं और भी कई सारे तत्व हैं, वो फ्रांस लेता था, बाद में वहाँ की सरकारों को पालता था। फिर सेना ने ही विद्रोह कर दिया, और अब फ्रांस की जो सेना है ना, इन सारे देशों से अब उसको जाना पड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस वक्त भी ये देश जो है ना, ये पूरा अफ्रीका जो है वो अस्थिरता से गुजर रहा है, ओके। तो ये पूरी बात मैंने बताइए। और ये वाला जो मैंने बताया ना, ये जो तख्ता पलट वाला, ये सवाल आ चुका है यूपीएससी में, पीसीएस में, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब चर्चा करेंगे। और हाँ, पूरी जो तख्ता पलट की लिस्ट है ना, वो यहाँ भी दे दी है मैंने। अच्छा, ये सारा पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री में पीडीएफ है, आप देख लेना। पूरा डिटेल में मैंने बताया है इन सब चीज़ों को की चर्चा की है। और हाँ, आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको चर्चा कर लूँ कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी उसका जीएस बैच अब लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है शार्प लर्निंग, वहाँ पर जाइए और चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। हमारी पूरी टीम है, मैं तो खुद हूँ, साथ में हमारी पूरी टीम है जो आपको जीएस का पूरा कवर करवाएगी, ठीक है। तो देखिए ज़रूर। और रेलवे ग्रुप डी के बारे में बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत सारे मैसेज थे, तो उसको लेकर भी चल रही है, जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और करंट अफेयर्स की सिर्फ अगर तैयारी करना चाहते हैं, जीएस में तो हम सारे कुछ करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स अलग से तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। दो तरह का मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, जो कि एसएससी, रेलवे, टीचर, इन सब के लेवल का है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पिछले 2 सालों के कंटेंट और अगले 1 साल तक आपको कंटेंट आगे भी मिलते हैं। उसमें टेस्ट होता है, पीडीएफ होता है, वीडियो होता है, और आपके एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। डाउनलोड जरूर करिएगा शार्प लर्निंग ऐप। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। ये पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। किस अफ्रीकी देश में गृह युद्ध के चलते फरवरी 2025 में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से वहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी और फिर चले भी गए, वहाँ पर भेज भी दिया गया? आंसर होगा डीआरसी, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। तो कांगो में जो उसकी राजधानी किनशासा, वहाँ से जो भारतीय दूतावास है, तो उसने ये सलाह जारी की है 2 फरवरी को। 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, कब्जा हुआ था, बाद में फिर 2 फरवरी को ये कहा गया कि जो भारतीय हैं वो उन स्थानों में ना रहें, वहाँ से तुरंत निकलें जहाँ पर हिंसा चल रही है। करीब 1000 जो है ना वहाँ लोग रहते हैं और पलायन तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है वहाँ पर, जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से बहुत बुरी दशा है वहाँ पर। अच्छा, कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे।
क्वेश्चन होगा किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने का उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है फरवरी 2025 में? आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो सफ़ेद बाघ है उसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। माना जाता है कि जंगल में आखिरी सफ़ेद बाघ जो है ना वो यहीं पर है, तो वहाँ जो है ना वो एक सेंटर बनाया जा रहा है और वो जो प्रजनन केंद्र सेंटर है वो बनेगा कहाँ पर? गोविंदगढ़ में बनेगा। ठीक है, तो राज्य में वैसे मध्य प्रदेश में एकमात्र जो सफ़ेद बाघ सफारी है वो मुकुंदपुर में है। ओके, तो वहीं पर ये जो है वो बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन्कोसेरिसियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस, इसको ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? दोनों नाम पूछा जा सकता है, रिवर ब्लाइंडनेस भी पूछा जा सकता है और ये भी। इसका आंसर होगा नाइजर। ठीक है, अफ्रीकी देश है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसकी जानकारी दी है, ऐलान कर दिया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये टोटल अगर हम बात करेंगे तो ये 5वां देश बन गया है दुनिया का, और अफ्रीका का ये पहला देश बन गया है। ठीक है, ये प्रश्न में भी देख रहे हैं, और दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले क्या है? कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और अब नाइजर, इसने जो है ना वो ख़त्म किया है। अब ये होता क्या है? रिवर ब्लाइंडनेस क्या है? ये जो है ना वो एक काली मक्खी होती है, उसके काटने से फैलता है और उसमें एक परजीवी होता है, क्रीमी होता है, सुमिलियम जीनस वो होता है, और उस परजीवी की वजह से क्या होता है ना, आँखें ख़राब हो जाती हैं। तो और ये नदियों के पास मक्खी रहती है, इसलिए इस बीमारी का नाम जो है ना वो रिवर ब्लाइंडनेस पड़ गया था। ये आँख में त्वचा की बीमारी है और ये परजीवी से होता है। और क्या होता है कि मक्खी आई और उसके बाद या तो आप पे बैठी या आपके भोजन पे बैठी और फिर आपने उसका सेवन कर लिया उसका, तो परजीवी भी आपके शरीर में चला गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो जब मरता है तो फिर सूजन जलन पैदा करता है और फिर खुजली, त्वचा में दिक्कतें, आँखों में घाव, दृष्टि हानि, अंधापन, ये सब हो जाता है। ठीक है, त्वचा के नीचे गांठें बन जाती हैं, बच्चों में मिर्गी का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें ये एक होती है। तो वो ऐसा जो बीमारी है ना उसको ख़त्म करने वाला वो भी दुनिया का 5वां और अफ्रीका का ऐसा पहला देश बन गया। ठीक है, नाइजर मैंने बताया था कि वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं, प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं नाइजर की ओर। अफ्रीका में ये है नाइजर, जहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ था। ये 2023 की बात है, उस दौरान। ठीक है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और हाँ दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और बेहतर लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वाला जो बटन है ना उस पर ऑन कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न लेंगे, ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम का नाम बताएं। आंसर का भारत। भारत ने ये जीत हासिल कर ली है, लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है, भारत ने जीत लिया है। अब सवाल देते हैं एक और कि फाइनल में किसको हराकर भारत ने जीता है अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से भारत ने हराया, और ये फाइनल मैच कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये 2 फरवरी को हुआ है। बायोमास ओवल मैदान है कुआलालंपुर में, मलेशिया में, तो वहाँ पर ये फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी दे दिया गया है। फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ। भारतीय कप्तान निकी प्रसाद थी, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान कायला रेनेके। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 6 फरवरी को। ये संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए, और ये मुख्य तौर पर जो है उसका उद्देश्य जो है ना वो महिलाओं का या लड़कियों का जो खतना होता है उस पर रोकथाम करने के लिए ये है।
पहली बार 2003 में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश में एक कानून पारित करके वहाँ के पहाड़ माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सनहुड का दर्जा दे दिया गया, पूरे पहाड़ को? आंसर क्या होगा इसका? यह है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। तो 30 जनवरी को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया और एक पर्वत को, पहाड़ को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार दे दिए हैं। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप BBC में। तो ये ध्यान रखिएगा इस, ठीक है ना, पर्वत का जो नाम है वो ध्यान रखिएगा, माउंट तारानाकी। ये सवाल हो सकता है कि माउंट तारानाकी कहाँ पर है, किस देश में है? तो वो है न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो अब तारानाकी मोंगा के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, क्या नाम से जाना जाएगा? अब तारानाकी मोंगा के नाम से भी जाना जाएगा ये देश। तो मतलब ये हुआ कि माउंट तारानाकी जो है ना प्रभावित रूप से खुद का अपना मालिक है और वहाँ की जो स्थानीय जनजाति है और वहाँ के जो सरकार के प्रतिनिधि है वो मिलकर इसका प्रबंधन करेंगे, इसको पूरे को सजा संवार के रखेंगे, उसकी जो इकोसिस्टम है उसको ढंग से रखेंगे। ठीक है, दरअसल इसका उद्देश्य भी है, आपने पिछले दिनों ये जाना होगा, माओरी समुदाय है और उसने एक हक्का नृत्य किया था संसद में ही। सबसे युवा जो न्यूजीलैंड के सांसद हैं उन्होंने हक्का नृत्य डांस किया था और उसके ज़रिए जो अंग्रेज़ों के साथ जो मतलब अंग्रेज़ों के साथ 50-60 साल पहले जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसको ख़त्म करने का विधेयक लाया गया था, तो उसका विरोध किया था माओरी समुदाय के सांसद ने। ठीक है, तो उसके बाद जो वहाँ जो माहौल माओरी समुदाय ने जो अपने अधिकार के लिए जो चीज़ें कही हैं, उन्होंने कहा कि भाई उपनिवेशीकरण के दौरान उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से एक तरह से मुआवजे के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। माओरी समुदाय जो जनजाति है वहाँ की, वो इसके आसपास भी रहती है, तो वो इसका संरक्षण भी करेगी। ठीक है, जो ये जनजाति है वो इसको, माओरी समुदाय जो ना वो इसको पूर्वज के रूप में सम्मानित करते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, एक बार मैप के जरिए देखते हैं न्यूजीलैंड को, कहाँ पर न्यूजीलैंड, ये प्यारा भारत है और ऑस्ट्रेलिया के और आगे बढ़ेंगे ना तो आपको न्यूजीलैंड दिखाई देगा दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में। तो ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन है, प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, आबादी करीब 52 लाख के आसपास है, मुद्रा यहाँ पर चलती है न्यूजीलैंड डॉलर, और इसके करीब में ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी कुछ और छोटे छोटे से द्वीपीय देश यहाँ पर हैं कई सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एडहॉक यानी अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मतलब क्लियर किया गया? और उस अनुच्छेद में पहले से थी बातें लेकिन अब और उसका दायरा जो ना और बढ़ाया गया। आंसर का अनुच्छेद 224A। ठीक है, क्या है अनुच्छेद 224A? तो इसके तहत ये होगा कि अब अस्थायी तौर पर मतलब बहुत ज़्यादा अधिकार जो है ना वो मिल सके हैं। ठीक है, तो ये देखिए देश में लगभग 18 लाख से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं लंबित पड़े हुए हैं और बहुत सारे हाई कोर्ट में जो है ना जज पूरी संख्या में नहीं है। तो ये एडहॉक जज वो नियुक्त हो सकेंगे। रिटायर्ड जज जो हैं वो 2 से 3 साल के लिए नियुक्त हो सकेंगे जब तक कि नई नियुक्ति नहीं होती है। जहाँ भी 20% से कम मतलब रिक्ति है, खाली पद हैं, मतलब 20% के आसपास जो रिक्त है ना, तो वहाँ पर जो है वो एडहॉक नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना संजीव खन्ना, तो उन्होंने और भी कई सारे जज थे, उनकी एक विशेष पीठ ने ये फैसला सुनाया। तो यहाँ पर एक और सवाल होगा कि अनुच्छेद 224A वो क्या है? तो वो जो है ना वो हाई कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें रिटायर्ड जजों की नियुक्ति से संबंधित उसमें बातें हैं, और ये जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति की अनुमति, इन सब के जरिए ये किया जा सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाई कोर्ट सीधे अपने मर्जी से रिटायर्ड पर्सन को जो है वो फिर से जज नियुक्त कर दे। अच्छा, ये जो जज होते हैं ना वो उनके पास
उनके अधिकार और शक्तियाँ, ये सुविधाएं दी जाती हैं सारी, लेकिन उनको पूरी तरीके से हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब उनके पास शक्तियाँ होंगी, अधिकार होंगे, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर जो है ना वो दिए गए हैं, जो पीडीएफ में मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आकाशवाणी के सीनियर वरिष्ठ समाचार वाचक वेंकट रमन का निधन हो गया 4 फरवरी 2025 को। तो कितने वर्ष के थे? आज सुबह 102 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह जो है ना उन्होंने तमिल में जो है आज़ादी की खबर सबसे पहले उन्होंने ही सुनाई थी। ये खबर, ये बातें बताई गई हैं, और ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपनी वेबसाइट पर इनके बारे में काफ़ी कुछ जिक्र किया है। ठीक है, तमिल बोलते थे और तमिल में समाचार सुनाते बताते थे। ठीक है, शुरुआत उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर से की थी, फिर रेडियो में वो जो है समाचार वाचक बने बाद में। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और शार्प लर्निंग ऐप जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ शार्प लर्निंग सर्च करिए, या सन्मय प्रकाश सर्च कर लें तो आपको ऐप मिल जाएगा। और उसके ज़रिए तमाम कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं, BPSC, UPPSC, इन सब के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय।